हमारा सेल वॉल कल समाप्त हो गया था, उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। आज जो है हम लोग से अब साइटोप्लाज्मा पढ़ने वाले हैं। सबको याद है कि सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो भी पदार्थ है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा यह पार्ट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्मा में ही सभी तरह के कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनली होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, है ना, वो सर आपको याद होगा हमने चार्ट एक बनाया था सेल ऑर्गेनल का। तो हम लोग यहाँ पर नाम लिख देंगे और उसी के अनुसार हम लोग एक एक करके सेल ऑर्गेनली के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने बाउंड्री पढ़ लिया, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया और सेल वॉल पढ़ चुके। अब हम लोग का बारी है सेल के अंदर घुसने की। सेल के अंदर घुसने की बारी है। और सेल के अंदर सभी लोग जानते हो साइटोप्लाज्मा होता है और न्यूक्लियस होता है। तो हम लोग पहले साइटोप्लाज्मा को निपटा लेंगे, उसके बाद फिर न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो आज का जो हेडिंग होगा वो होगा साइटोप्लाज्मा, और उसमें से साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो साइटोप्लाज्मा को हम ये लिख सकते हैं, द पार्ट या स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मा। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? द पार्ट या स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्मा। अब आप लोग को बताया था कि साइटोप्लाज्मा जो होता है इसमें कुछ लिक्विड मैट्रिक्स होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसके अलावा सेल ऑर्गेनली मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर सेल ऑर्गेनली का नाम लिखेंगे, कौन कौन से सेल ऑर्गेनली या कोशिकांग पाए जाते हैं, है ना। तो साइटोप्लाज्मा में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनली के बारे में लिखते हैं, सबका नाम लिखेंगे और सबके बारे में अलग अलग पढ़ना है। तो यहाँ हेडिंग देते हैं सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली, इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में कोशिकांग, कोशिका का अंग, कोशिकांग, ठीक है। इसके नाम लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे नाम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बड़ा कोशिकांग जिसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, है ना, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स हम लोग क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वह प्लास्टिड्स है। तो प्लास्टिड्स जो है यह प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडी, ये सब हमने लिखाया था चार्ट में। और सेल का स्ट्रक्चर में भी गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक,
रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज, ये सारा हमने लिखा हुआ है, सेल में भी आपने देखा हुआ है। माइक्रोबॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम, है ना, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, और भी कुछ चीजें और भी होते हैं जैसे माइक्रोट्यूबुल्स, वो भी पढ़ेंगे। वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैक्यूल्स सेल ऑर्गेनली नहीं होता है, बट उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये देखो आप, ये जो है सेल ऑर्गेनली होते हैं साइटोप्लाज्मा के अंदर में, ये सभी साइटोप्लाज्मा के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनली। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इन 8 के बारे में हमें अलग अलग पढ़ने हैं, है ना। दूसरी बात, एक बात और आप लोग को याद दिला दे कि भाई ये जो हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, यह यूकैरियोट सेल का है। किसका है? यूकैरियोट सेल मतलब एनिमल और प्लांट सेल का है। ये बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसे प्रोकैरियोट सेल बोलते हैं। शुरुआत में ही पढ़ा दिए थे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। हेडिंग भी हमने डाला था स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो याद रहे ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक में ये सभी चीजें होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में ये सब चीज एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम को छोड़ करके। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में, बैक्टीरिया में राइबोसोम के अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं होता है, याद है? ठीक है। और न्यूक्लियस भी जो होता है वो भी नहीं होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है। तो ये बात ध्यान में रहे कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, इन सब की कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं। बैक्टीरिया का सेल अलग पढ़ेंगे, उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है? ध्यान में रहे इस बात को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पहले हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टम से पढ़ेंगे, रेगुलर वाइज पढ़ेंगे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया हम सब लोगों ने सुना हुआ है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका बहुत सारा नाम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली में या सेल के अंदर वैसा ऑर्गेनली है जो कि सेल में एनर्जी उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये भट्ठी के जैसा काम करता है ना। हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। और वह ऊर्जा श्वसन के दौरान किया जाता है। श्वसन आप लोग समझते होंगे, श्वसन किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें
ऊर्जा उत्पन्न किया जाए उसे क्या बोलते हैं? श्वसन। और श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन रिस्पिरेशन की क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कई नाम रखा गया है, तो यहां पर लिखेंगे एक लाइन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ रिस्पिरेशन। एक चीज लिखते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन बोले तो श्वसन, श्वसन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। साइट मतलब होता है स्थान, है ना? तो यहीं पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया इस साइट ऑफ रिस्पिरेशन। जैसे ये कोचिंग है तो यहीं पे आप बायोलॉजी का स्टडी करते हो, ये साइट हुआ, है ना, पढ़ने का जगह हुआ। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम भी है, बहुत सारा अदर नेम है ना, अदर नेम है, अदर नेम, है ना। तो अदर नेम में हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब ऊर्जा गृह होता है हिंदी पावर हाउस का, क्योंकि यहां पर ऊर्जा उत्पन्न करता है। किसी सेल को ऊर्जा चाहिए तो वो सेल क्या करेगी? बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न कर देती है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न कर देती है। जैसे देखो, ये मेरा हाथ है, ये भी हाथ, ये भी हाथ, ज्यादा काम कौन सा करता है? ये वाला हाथ, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। ठीक है, तो जो शरीर जितना एक्टिव होगा सेल, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतना ज्यादा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह होता है कोशिकाओं का। ठीक है, अब ऊर्जा जो है वह एटीपी के फॉर्म में निकलती है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में निकल, बाद में लिखना, अच्छा लिख रहे हो कोई बात नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के फॉर्म, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है श्वसन के द्वारा, और उसी में ऊर्जा संचित होती है। तो यहां पर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी बोले तो, एटीपी बोले तो एनर्जी, एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है इसे, है ना। तो सिक्का होता है एनर्जी का, जिसको तोड़ करके कोशिकाएं ऊर्जा लेती है। समझ रहे हो? जैसे हम लोग कमाते हैं तो क्या हम लोग कमाते क्या है? पैसा कमाते हैं, और उसी पैसे से चावल, गेहूं, दाल, जो भी है सारा चीज हम लोग खरीद सकते हैं पैसे से। तो पैसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करेंसी। क्या बोलते हैं? करेंसी, करेंसी बोलते हैं। तो उसी तरह एटीपी भी करेंसी है, किसका? ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का करेंसी। करेंसी मतलब होता है पैसा, सिक्का। ठीक है, अब भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह बहुत ज्यादा एटीपी निर्माण करती है, बाद में लिखना। जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करती है, इसीलिए इसको कहा जाता है एटीपी मिल। क्या बोलते हैं? एटीपी बहुत ज्यादा उत्पन्न करता है। तो यहां पर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एटीपी मिल। मिल मतलब क्या होता है?
मील समझते हो? वही चूड़ा का मील, धान का मील, गेहूं का मील, वही है ना मील। मील मतलब फैक्ट्री एक तरह से, है ना। उसके अलावा चूंकि यह बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करती है एटीपी के फॉर्म में, तो इसको हम लोग सेल फर्नेस भी कहते हैं। फर्नेस मतलब भट्ठी। क्या? भट्ठी जो होता है उसमें क्या होता है? खाली आगिन होता है, अग्नि होता है, अग्नि एनर्जी है। तो यहां भी एनर्जी उत्पन्न किया जा रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड सेल फर्नेस। फर्नेस बोले तो भट्ठी होता है। देख लेना ठो कैसे होता है, तुम लोग देखना, है ना, लिख दिया समझने के लिए। भट्टी सेल फर्नेस कहा जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। पहले लिखते हैं तब समझना। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। सेमी मतलब क्या होता है? आधा। सेमी मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब ऑटोनोमस मतलब स्वतः। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है। तो माइटो सेल जो है, ये सेल हो गया, ये मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। चलो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना भरण पोषण खुद कर सकता है। सेल से या कुछ ही चीजों के लिए डिपेंड होता है। ठीक है। मतलब सेल के अंदर एक कहावत होती है, अगर कोई सेल या कोई सेल का पार्ट अपना डीएनए रखता हो, अपना राइबोसोम रखता हो, अपना आरएनए रखता हो, तो वह सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल की कैटेगरी में आता है। सेल के अंदर दो ही ऐसे पार्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये दोनों ऐसे सेल के रचनाएं होती हैं जो आधा स्वतः चल सकता है। क्या चल सकता है? स्वतः चल सकता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए यह डिपेंड होता है। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे आप पटना में रह रहे हो, आपको फादर जो है 6,000 रुपए जो है पर मंथ दे रहे हैं खर्च के लिए। ठीक है। अब क्या हो कि आप जो है 3,000 रुपए जो है कहीं से अर्न कर रहे हो, मान लो ट्यूशन वगैरह बहुत लोग पढ़ाते हैं, और 3,000 जो है वो फादर से ले रहे हो। शुरू में क्या थे? फादर पर कंप्लीट डिपेंड थे, फादर पे कंप्लीट डिपेंड थे। और अभी आप आधा अर्निंग कर ले रहे हो, आधा फादर से ले रहे हो। तो आप क्या हो गए? आधा स्वचलित हो गए। क्या हो गए? आधा डिपेंड हुए फादर पे, आधा आप खुद कर रहे हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ वैसा ही कंडीशन है। सेल इसका फादर हुआ। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है खुद अपना प्रोटीन बना सकता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। इसको प्रोटीन के लिए डिपेंड सेल पर नहीं रहना पड़ता है। तो यहां पर लिखते हैं प्रोटीन सेल्फ प्रोड्यूस। कोई आपसे पूछे कि इसको सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं, तो आप बोलोगे कि यह खुद से प्रोटीन बना सकता है, खुद से सेल पर डिपेंड नहीं होता है। आप खुद से पैसा कमा सकते हो, पापा पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। यही बात हुआ, है ना। तो इसके कैटेगरी में क्लोरोप्लास्ट भी है, प्लास्टिड्स भी है। क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस होता है। क्लियर? अब माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया
इज सेल विद इन सेल। इसका क्या मतलब हुआ? विद इन मतलब क्या होता है? अंदर, मतलब कोशिका के अंदर कोशिका। इसका मतलब क्या हुआ? देश के अंदर देश। एक देश का नाम सुने हो ना, पता नहीं किधर, रोमानिया तरफ है ना? मतलब 1 किलोमीटर भी उसका क्षेत्रफल नहीं है, सबसे छोटा देश है, एक शहर के बीच में बसा हुआ है। नाम बोल रहे हैं उस देश का, मतलब देश के अंदर देश है। तो उसी तरह जैसे देखो, ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। अगर आप पैसा खुद कमा लोगे तो आपको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ बना सकते हो, घर बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। तो उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोटीन बना सकता है, लेकिन है किसके अंदर? सेल के अंदर। तो सेल का सारा गुण है उसके पास, है ना? तो इसीलिए इसको कहा जाता है सेल विद इन सेल। मतलब लगता है ऐसा है कि सेल के अंदर क्या हो? सेल हो। जैसे इंडिया देश है, कोई राज्य जैसे मान लो यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये इतना डेवलप हो जाए कि इंडिया का बराबरी करे राज्य अकेले में, तो उसको बोलोगे ना, लग रहा है देश के अंदर देश है। ठीक। एक और बात बता रहे हैं इसी में, है ना? ये धीरे धीरे कुछ चीजें होती हैं, धीरे धीरे अपने आप माइंड में आ जाती हैं। देखो, बैक्टीरिया का नाम सुना हो? बैक्टीरिया जितना वर्क कर सकती है अकेले माइटोकॉन्ड्रिया करता है। बैक्टीरिया जितना वर्क करती है उतना अकेले माइटोकॉन्ड्रिया करती है। बैक्टीरिया से थोड़ा ही छोटा होता है, लगभग दोनों का आकार बराबर होता है। बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा होता है ना हमारे सेल की तुलना में, है ना? हमारा सेल बहुत बड़ा होता है ना? उसका जो डायमीटर होता है लगभग 50 माइक्रोमीटर होता है। और बैक्टीरिया का 3 से 5 लिखा है, तो आपको याद होगा, देख लेना एक बार जाकर। तो सोचो कितना मतलब छोटा है सेल से। और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 4 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो मतलब ये 1 से 4 तक होती है, तो लगभग इसके बराबर होता है। बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट। क्या बोलते हैं? और बैक्टीरिया के इक्वल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर है? सेल के अंदर। कौन सा सेल है? यूकैरियोट। कौन सा सेल है? यूकैरियोट। तो ये कह सकते हैं ना कि यूकैरियोट के अंदर एक प्रोकैरियोट आ गया है ना? ये हो गया यूकैरियोट सेल, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया आपका। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह प्रोकैरियोट सेल के बराबर होता है। कितना? किसके? प्रोकैरियोट सेल मतलब मतलब बैक्टीरिया कह सकते हैं ना। तो सोचो कि आपको बताएं हम कि प्रोकैरियोट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब प्रोकैरियोट का औकात कितना है कि वह माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर है। वही इंडिया को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, बहुत छोटे हैं ना राज्य, छोटे देश हैं। तो उसी तरह, लेकिन देश तो है ना। अब हमारा यूपी जो है वह इक्वल टू लगभग पाकिस्तान के क्षेत्रफल के बराबर है, बराबर है। तो हमको कह सकते हैं ना इंडिया में है। तो उसी तरह है, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोट विद इन यूकैरियोट लिखेंगे। ठीक है? ये चीज, ये तीनों लाइन जो हम लिख रहे हैं, ये तीनों लाइन जो लिख रहे हैं, सेम लाइन हम लोग प्लास्टिड के लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए लिखेंगे। किसके लिए? क्लोरोप्लास्ट। उसका भी सेम प्रॉपर्टी है। तो हम लोग लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक प्रोकैरियोट
इनसाइड यूकैरियोट। मतलब ऐसा लग रहा है कि यूकैरियोट के अंदर कौन है, प्रोकैरियोट, क्योंकि बैक्टीरिया जितना वर्क करती है माइटोकॉन्ड्रिया भी करती है। अदर नेम समझ में आया सबको, माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम समझ में आया सबको। इन सब चीजों से आपको पल्ला पड़ते जाएगा, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बताएंगे, ये सब बायोमोलिक्यूल में आएगा, लिख देते हैं यहां पर। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 को फॉस्फेट होता है। कितना होता है इसमें? फॉस्फोरस नाम सुना है, 15 होता है एटॉमिक नंबर, होता है ना, सल्फर के पहले होता है। फॉस्फोरस होता है इसमें, तो 3 को बंद होता है, इसलिए ट्राइफॉस्फेट लिखे। यही फॉस्फेट जब अलग होता है एटीपी से तो ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किसका किया था? कॉलिकर। तो यहां पर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड मतलब क्या होता है? डिस्कवरी मतलब क्या होता है? क्या होता? अरे भाई खोज होता है। क्या होता है? वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। कोलिकर। कोलिकर कौन थे? साइंटिस्ट थे। कोलिकर कौन थे? सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना बिल्कुल भी नहीं है। तो कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किया था। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण, जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारा नामकरण होता है, तो उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण, खोजने के बाद उसका नामकरण हुआ। पैदा कोई और किया, नाम कोई और रखता है ना जी। तो नामकरण जो हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का, वो थे सी बेंडा। कौन थे? सी बेंडा। तो यहां पर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज गिवन बाय सी बेंडा। सी बेंडा कौन थे? साइंटिस्ट। जाहिर सी बात है, खोजा है साइंटिस्ट ही होंगे, है ना, नाम है, याद रखना इसे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट भी कहा गया। बायोप्लास्ट मतलब होता है जीवित संरचना। क्या होता है? जीवित संरचना। यह कहा था अल्टमैन ने। ये तीनों पूछा जाता है। क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट बाय अल्टमैन। अल्टमैन। ये तीनों के तीनों उधर वाले क्या हैं? साइंटिस्ट हैं। क्या हैं? तो ये पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। डिस्कवरी सबको समझ में आया है ना? अब देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो है नंबर देख लेते हैं, साइज देख लेते हैं, शेप देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं शेप कैसा होता है। बारिश हो रहा है क्या? नहीं, हमें लगा बादल गरज रहा है। कई दिनों से मतलब पटना में बारिश का इंतजार करो, लेकिन दिक्कत बहुत है ना, हर जगह कचरा पानी है ना। कहाँ हो रहा है? सिंगापुर में। सिंगापुर कहाँ है? सिंगापुर अच्छा गांव तरफ है। अच्छा डिस्ट्रिक्ट है। हमको लगा कि विदेश में है ना, बारिश हो रहा है। उतना बड़ा मतलब न्यूज चैनल वाले को भी मतलब, है ना। शेप,
तो देखो शेप कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ऐसा। बारिश तो हर जगह हो रहा है, मुंगेर भागलपुर उधर से आ रहा है ना। तो ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको? सॉसेज कैसा है? सॉसेज देखो इस तरह का एक खाना मिलता है, मतलब खाने के लिए चीन में बहुत फेमस है ना। सिलेंडर होता है ना, सिलेंड्रिकल, तो थोड़ा सा इसे टेढ़ा कर दो, ऐसे तो सीधा हुआ, उसको थोड़ा टेढ़ा कर दो, उसी को सॉसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और चाइना में बहुत मिलता है सॉसेज खाने के लिए। तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को शॉर्ट में एमटी लिखते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया शेप इज सॉसेज और सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल मतलब समझते हो, बेलनाकार कैसा होता है। अब बेलनाकार को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, वही क्या कहलाता है? सॉसेज। तो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसलिए ये इनके शेप होते हैं। शेप के बाद, अरे भाई, शेप के बाद अगला जो है वो हो जाएगा साइज। साइज कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, साइज कुछ ज्यादा छोटा हो गया, है ना। बोर्ड भी कंफ्यूज है। अच्छा जो होगा अब देखा जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो बेलनाकार है तो उसकी लंबाई तो होगी, लंबाई होगी, और बेलनाकार है तो उसका गोलाई भी होगा, रिंग जैसा। तो उस गोलाई का डायमीटर, गोलाई गोल चीजों को कैसे मापते हैं? डायमीटर से। कैसे मापते हैं? जिसको हम लोग व्यास या त्रिज्या भी कहते हैं, समझ रहे हो। तो यहां पर इसका जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर और इसका लेंथ भी होगा इस तरह से, ठीक है। तो लेंथ की बात करें तो लेंथ ज्यादा होगा कि डायमीटर ज्यादा होगा? जैसे ये भी तो सिलेंडर ही है, तो लंबाई ज्यादा होगा ना, डायमीटर तो इतना ही छोटा होगा, तो लेंथ ज्यादा होगा। तो लेंथ कितना होता है इसका? 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। ये बैक्टीरिया के बड़ा भी हो जाता है, सोचो, बैक्टीरिया से बड़ा भी हो जाता है ना। उसके अलावा लेंथ के अलावा अगर डायमीटर देखोगे तो डायमीटर जाहिर सी बात है कम होगा। तो डायमीटर उतना भी कम नहीं होता है जितना हम लोग सोच रहे हैं। तो यह लगभग 0.2 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है। मतलब डायमीटर जहां से खत्म हो रहा है वहीं से लेंथ स्टार्ट हो रहा है, मतलब तो बड़ा होता है, लेंथ तो इसे भी बड़ा ही होगा। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का साइज। शेप भी आप पूछा जाता है इसका, ध्यान में रखोगे। साइज के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी माइंड में रहना चाहिए आपके, नंबर। अच्छा, नंबर। नंबर मतलब सभी लोग जानते हो होती है संख्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी हो सकती है सेल पे, समझ रहे हो। तो इसका कोई गिनती नहीं होता है। हाँ, कंसेप्ट क्या होता है, सेल जितना एक्टिव रहेगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतना ज्यादा होगा। ये डिपेंड करता है सेल कितना एक्टिव है। तो यहां पर लिखेंगे
माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इज प्रोपोर्शनल टू सेल एक्टिविटी। देखो पहले लिख ले रहे हैं, नंबर को इसे लिखते हैं शॉर्ट में, नंबर प्रोपोर्शनली टू सेल एक्टिविटी। क्या हो रहा है जी? नहीं लेगा? अच्छा चलो जैसे हुआ, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ? नंबर ऑफ सेल एक्टिविटी, सेल जितना एक्टिव होगा। जैसे हम लोग, जाहिर सी बात है, अभी जस्ट बताया, हम दायां हाथ का ज्यादा यूज करते हैं तो इसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें कम। और जो लेफ्टी होगा उसमें, इसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें कम होगा। तो वो डिपेंड करेगा सेल के एक्टिविटी में। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वर्क कौन करता है? हार्ट। कौन करता है? हृदय, हार्ट। हृदय 24 घंटा पंपिंग करते रहता है, मतलब जब से जन्म हुआ है हमारा, मृत्यु तक ये पंप करते रहेगा। सबसे ज्यादा वही कर रहा। तो इसीलिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हार्ट सेल में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? तो यहां पर लिखेंगे हार्ट सेल हैज मैक्सिमम, मैक्सिमम को शॉर्ट में इसे लिखते हैं मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। देखते हो बहुत लोग मोटे होते हैं, अब जिम ज्वाइन कर लेते हैं, दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, 5 महीना 6 महीना बाद दौड़ते दौड़ते क्या होता है, उनका धीरे धीरे फैट कम हो जाता है। क्या हो जाता है? दौड़ना उसने स्टार्ट किया, सब सेल मतलब एक्टिव हो गया ना, शरीर एक्टिव हो रहा है, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जानते हो एनर्जी उत्पन्न करता है। अब वो एनर्जी जो निकलेगा वो फैट को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा? फैट को ऑक्सीडाइज कर देगा, फैट जल जाएगा। सुना होगा फैट को जला देना है, तो वो जल जाता है एनर्जी से, जिसके बाद धीरे 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 क्या होते हैं, बस हमारा प्रोटीन दिखता है, फैट खत्म हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जितना आपके शरीर में होगा, स्टेमिना उतना ज्यादा होगा। जैसे विराट कोहली का शरीर फैट बहुत कम मिलेगा, खाली क्या मिलेगा, वो जो देखते हैं ना बाइसेप वगैरह दिखता है, फैट खत्म हो गया ऊपर वाला तब दिखता है। हार्ट मसल है मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा दुनिया की बात करें तो पंछी का, ये पंछी है, ये क्या है? नहीं है? है जी, ये पंछी है। ये इसका पंख है, और ये पंख है इसका, इसका भी पंख है। पंख जो है वह विशेष प्रकार के मांसपेशियों से जुड़ा रहता है। इस मांसपेशियों को कहा जाता है फ्लाइट मसल। फ्लाइट मतलब क्या होता है? फ्लाइट मतलब क्या होता है? उड़ना। फ्लाइट मतलब क्या होता है? फ्लाइट पकड़ेंगे, उड़ना होता है। तो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो दुनिया में पाया जाता है वह चिड़ियों के फ्लाइट मसल्स में होता है। किसमें होता है? फ्लाइट मसल्स क्या होता है? पंख और शरीर को जोड़ने वाला जो मसल्स होता है, मांसपेशी। पंख की बात नहीं कर रहे हैं, फ्लाइट मसल ऑफ पंख, उसमें अब आपको बोलेगा उड़ने के लिए,
तो हम लोग इतना स्पीड कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। इतना स्पीड करना होगा तभी उड़ सकते हो, बहुत ज्यादा स्पीड करना पड़ेगा आपको हाथ को, उतना एनर्जी ही नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो। लेकिन सोचो पंछी में उतना एनर्जी होता है, तो उनके फ्लाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया आता है, ऊर्जा देता है, जिसके कारण वो उड़ जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन, देखो, फ्लाइट मसल्स, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के फ्लाइट मसल्स में पाए जाते हैं, चिड़ियों के फ्लाइट मसल्स में, ठीक है। ये है विंग्स, विंग्स मतलब होता है पंख, पंख, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक अमीबा का नाम सुने आप लोग, अमीबा, अमीबा है, उसका नाम है चाओस, चाओस, जाइंट अमीबा है, बड़ा दैत्याकार अमीबा होता है, पानी में रहता है। उसके एक सेल में लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कितना होता है? बहुत ज्यादा। तो यहां पर लिखेंगे चाओस, चाओस, यह एक प्रकार का जाइंट अमीबा है। जाइंट मतलब क्या होता है? जाइंट मतलब क्या होता है जी? जाइंट मतलब होता है राक्षस, मतलब राक्षसी अमीबा, बहुत बड़ा होता है, अमीबा में सबसे बड़ा। चाओस, चाओस हैज 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया, एक ही सेल का होता है, एक ही सेल का होता है ना अमीबा, तो 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक ही में सब लिख दिए क्या जी? है ना, सारा आ गया इसी में। तो इसको फटाक से लिख लो, तो फटाक से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बड़ा कर देते हैं, अब दिख रहा है। लिखते जाना, फिर बोलना स्लाइड ऊपर कर देंगे।
लिख लिया? हो गया?
हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, या देखने में कैसा होता है, और अंदर का क्या क्या पार्ट्स होता है। ठीक है, बड़ा कर दें, है ना। तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसने थोड़ा दूर दूर लिख दिया है ना। चलो इसे लिख देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रही है। तो यहां पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है यह डबल मेम्ब्रेनस, है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, है ना। यहां पर आप देखोगे तो ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली है, और ये जो दिख रहा है ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड है, फोल्ड समझते हो, कपड़ा फोल्ड हो जाता है, फोल्ड समझते हो। तो ये अंदर देखो ये फोल्ड बनाया हुआ अंदर की ओर, इनर फोल्ड बनाया हुआ है। इस फोल्ड को कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहते हैं इसे? क्रिस्टी, क्रिस्टा कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो ये क्रिस्टी जो होती है इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड होती है, जिसके कारण क्रिस्टी का निर्माण करता है। अब देखो यहां पर आप लोग को एक चीज समझ में आ रही होगी, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच, है ना, और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच ये स्पेस दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसे कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
और इसे हमेशा शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, पीएमएस। पीएमएस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो कंपार्टमेंट होता है। एक्चुअली में ये पता है, ये ऐसे करके होता है, ये उठा हुआ रहता है, ये ऐसे करके रहता है, ऐसे करके नीचे वाला है ना, तो ये कंपार्टमेंट बन जाता है इसे। देखो ये आउटर है, ये इनर है, तो इसके बीच में ये जो खाली गैप है यही है इनर पीएमएस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो यह कंपार्टमेंट के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? कंपार्टमेंट। आपको समझ में नहीं आया है तो हम लोग समझते हैं कंपार्टमेंट, जिसको एनसीईआरटी ने 3D डायग्राम से आपको दिखाया है। तो हम लोग चलते हैं, जब हमारे पास सुविधा है तो हम लोग क्यों ना इसका इस्तेमाल करें समझने के लिए। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर देखो एनसीईआरटी ने यहां पर 3D डायग्राम दिया हुआ है। यहां पर देखो ये जो पार्ट है ये है आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। और ये अंदर जो आपको दिख रहा है ये है इनर मेम्ब्रेन। देख रहे हो फोल्ड बना हुआ है इस तरह से, जैसा हमने बनाया वैसा ही है। ये 3D डायग्राम है, ठीक है। तो यहां पर आप गौर से देखो, ये ऊपर वाला आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। क्या है? अंदर में है ना, अंदर में है यह। तो इनर है आउटर है, ये वाला दोनों के बीच में जगह है। इसको ग्रीन सॉरी इसको यहां पर ये जो दिख रहा है रेड कलर का ये वाला पार्ट, तो ये क्या है? पीएमएस है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो देखो ये कंपार्टमेंट के जैसा है ना, क्या बना है? दोनों के बीच में जगह है, उसी को बोलते हैं पीएमएस। 3D डायग्राम है। और अंदर ये जो पार्ट ग्रीन करके दिखाया है इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। नहीं है? नहीं है जी? आ गया। तो देखो हमारा एनसीईआरटी भी यहाँ आ गया। ठीक है। तो ये पीएमएस है, ये आउटर कंपार्टमेंट है ये वाला, ठीक है। अब अंदर का जो भी ये रेड कलर का हम दिखा रहे हैं, तो ये है हमारा इनर कंपार्टमेंट, जिसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, इसमें सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड होता है। एक चीज याद रखो, चाहे ये वाला ब्लू कलर वाला भाग हो चाहे अंदर वाला पार्ट हो, मैट्रिक्स हो, दोनों में पानी वाला चेंबर होता है, वाटर फील्ड होता है। क्या होता है? एक्वस चेंबर होता है, चेंबर होता है दोनों। तो अंदर जो भी पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, बाहर वाला पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है पीएमएस, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर जो है बहुत चीजें होती हैं, जैसे डीएनए पाया जाता है इसमें, सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है,
इसके अंदर इसका खुद का राइबोसोम होता है, इसका खुद का आरएनए होता है, आरएनए इस तरह से आरएनए। तो मैट्रिक्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इसका खुद का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए है ना, इसका खुद का राइबोसोम होता है, और यह राइबोसोम जो होता है वह 70S का होता है। इसको अभी रट लो, 70S क्या होता है बाद में पढ़ेंगे हम लोग। और ये देख रहे हो आप, ये है आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिगर में दिख रहा है यह माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इसके अलावा ये जो क्रिस्टी होते हैं इसमें लॉलीपॉप टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस तरह से सभी क्रिस्टी में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को सब में होगा, सब में बना सकते हो। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ऑक्सीजोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम। श्वसन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन होता है तो यह ऑक्सीजोम ही ऑक्सीजन को लेकर के एटीपी का निर्माण करवाता है। तो इसको अलग से भी इसमें पढ़ाएंगे, इसका अलग से फिगर बनाएंगे। तो ऑक्सीजोम जो होता है वो क्रिस्टी पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखते हैं। सबसे पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। बाउंड मतलब आप लोग को बता चुके हैं कई बार, घिरा होना होता है स्ट्रक्चर। तो इसमें जो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है, एक बाहर होगा और एक अंदर होगा, तो दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है ना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? पीएमएस। क्या बोलते हैं? या फिर इसे हम लोग आउटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसी को, ए स्पेस प्रेजेंट between the membrane that is called perimitochondrial space, जिसको हम लोग पीएमएस भी कहते हैं, ठीक है। पीएमएस कहते हैं, और इसको आप आउटर चेंबर भी कह सकते हो, आउटर चेंबर, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, आप देख रहे हो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन जो है वह अंदर की ओर फोल्ड हो रही है, इनफोल्डिंग। अंदर की ओर फोल्ड होती है तो उसको बोलते हैं इनफोल्डिंग। जैसे ये बाहर की ओर फोल्ड है, आउट फोल्डिंग, और ये वाला जो है अंदर की ओर फोल्ड है, इनफोल्डिंग। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वह फोल्ड बना लेता है, इनफोल्डिंग बना लेता है, उसी को कहा जाता है क्रेस्टी। क्या बोलते हैं? तो यहां पर एक बात लिख सकते हैं हम, इनर माइटोकॉन्ड्रियल, ऐसे लिखो, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इनफोल्डिंग्स which is
कॉल्ड, क्या कहलाता है भाई, क्रिस्टी। क्या कहलाता है, पढ़ना नहीं आता है तो हम हिंदी में एक बार थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी कहते हैं। और यह सरफेस एरिया बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, सरफेस एरिया। कहने का मतलब ये है कि ये मान लो एक लकीर है और यहां पर ये भी एक लकीर जैसा है। बताओ बड़ा कौन है दोनों में से, नीचे वाला। तो इतने में इतना आ गया, फोल्ड है तभी तो। फोल्ड करते हैं धागा को, क्या होता है, इतने को में वो आ जाता है, अंटी जो होता है, अंटी जो बोलते हैं, वही उसको फैलाओ तो बहुत बड़ा धागा हो जाएगा। तो फोल्डिंग से क्या होता है, कम जगह में बहुत ज्यादा अट जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ गया है ना। सरफेस एरिया है, जैसे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में देखोगे, इनर मेम्ब्रेन को खींचोगे तो आउटर मेम्ब्रेन से बड़ा हो जाएगा। तो मतलब ये सरफेस बढ़ाने के लिए फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखेंगे क्रिस्टी हैज मेनी ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम को इसी में अलग से पढ़ाएंगे, मेनी ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम अभी पढ़ाएंगे आगे की ओर, ठीक है। बहुत सारे ऑक्सीजोम होते हैं। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग अंदर के साइड में, इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, इनर कंपार्टमेंट। बाहरी कंपार्टमेंट देख लिए, अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है उसको कहा जाता है मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बहुत चीजें होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, जो मेन चीजें होती है इसी के अंदर होती है। मैट्रिक्स कंटेन्स, तो मैट्रिक्स के पास है ना बहुत चीजें होती हैं। मैट्रिक्स कंटेन्स, है ना। ये तो इसमें क्या क्या होता है, होमोजिनस सबस्टांस होता है। सबस्टांस मतलब पदार्थ। होमोजिनस समझते हो, समान रचना वाले चीजें। दो चीजें होती है, होमोजिनस, हेट्रोजिनस, ठीक है। सबस्टांस। उसके बाद मैट्रिक्स में श्वसन के लिए एंजाइम होता है। क्या होता है, श्वसन होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके लिए एंजाइम होता है। एंजाइम एक प्रकार का वैसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में मदद करता है। तो यहां पर लिख देते हैं, ये सब आगे आएगा भी। एंजाइम्स फॉर, एंजाइम्स पाचन में मदद करता है, फॉर श्वसन। रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन। एंजाइम्स मतलब नाम सुना होगा आपने। उसके अलावा डीएनए होता है। क्या होता है, सर्कुलर डीएनए, है ना। राइबोसोम होता है। 70S एगो रट लेना, है ना। 70S कैसा राइबोसोम होता है, 70S। लेकिन मैमल्स में बात करें, इन मैमल्स, तो मैमल्स में बात करें तो ये 55S का होता है, रट लेना अभी। एस क्या होता है बाद में पढ़ाएंगे, राइबोसोम में पढ़ाएंगे। तो राइबोसोम होता है, उसके बाद क्या होता है, आरएनए होता है। अरे भाई क्या होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है आप लोग देख लो। फिगर में तो नहीं दिख सकता है ना मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, तो फिगर में तो नहीं दिखा सकते हैं क्या क्या होता है मैट्रिक्स में। तो देखो क्या क्या होता है, राइबोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए होता है। उसके बाद श्वसन के लिए एंजाइम्स होते हैं, और जो भी सब्सटेंस होता है सब होमोजिनस होता है। यही रेड वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। इसमें अभी और बचा हुआ है जो कि हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, है ना। ऑक्सीजोम, याद रखना ऑक्सीजोम पढ़ाना है इसमें, है ना।
माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो आज जो है यहीं तक रहने, अगले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया का और भी पार्ट पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ के आना।